बच्चों अब हम लोग बात करते हैं वेव की एनर्जी, वेव की पावर और वेव की इंटेंसिटी। तो आपको शुरू से बताया गया है कि वेव कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी और मोमेंटम का एक फ्लो है। मतलब वेव एक माध्यम है, वेव एक मीडियम है जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है। देखो, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का एक और तरीका है, वो है पार्टिकल। अगर आप स्टोन को लेके कहीं पे थ्रो करते हो तो आपने स्टोन में काइनेटिक एनर्जी दी, अब वो स्टोन आगे बढ़ने लगा तो अपने साथ क्या क्या कैरी करके जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो स्टोन काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है बच्चों, तो हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ जो एनर्जी जो कैरी की जा रही है, एनर्जी इज कैरिड बाय स्टोन, है ना। एनर्जी उस स्टोन के द्वारा कैरी की जा रही है और स्टोन क्या है? पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है। तो ये जो स्टोन के थ्रू जो आपने एनर्जी को भेजा, ये हो गया आपका एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन बाय पार्टिकल। और पार्टिकल के अलग ये दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज वेव। तो वेव भी एनर्जी को कैरी करता है। अगर आप पानी में कोई अपने हाथ से इस तरीके से अगर आप पानी को डिस्टर्ब करते हो, वाटर में अगर अपने हाथ को ऐसे करोगे तो एक प्रकार का आपने डिस्टरबेंस पैदा किया। वो डिस्टरबेंस एक प्रकार की एनर्जी है जो वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होके एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसी तरीके से अगर मान लो तुम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम बोल रहे हो, तो तुम्हारी जो आवाज़ है ये भी एक प्रकार की एनर्जी है जो वेव के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होती है। या लाइट एनर्जी की बात करें तो लाइट भी वेव के फॉर्म में सन से अर्थ तक पहुंचती है ना। तो वेव कुछ और नहीं बल्कि बच्चों एक प्रकार की एनर्जी का ट्रांसमिशन के लिए माध्यम ही है, जिसमें एनर्जी बिना नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। क्लियर? चलो, ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था जब मैं वेव की प्रॉपर्टी आपको डिस्कस कर रहा था। अब क्या है कि अब हमें यह देखना है कि अगर एक ट्रैवलिंग वेव है, वेव ट्रैवल कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली वहां क्या ट्रैवल हो रही है? एनर्जी, है ना। तो ट्रैवलिंग वेव मीन्स क्या कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो जो एनर्जी जा रही है उस एनर्जी की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितनी एनर्जी जा रही है। और अगर एनर्जी जा रही होगी तो पर यूनिट टाइम जो एनर्जी जा रही होगी उसको हम लोग वेव का पावर बोल देंगे। और उसी में एक नया टर्म हम लोग जो सीखेंगे वो है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इज नथिंग, जैसे देखो एनर्जी फ्लो हो रही है, तो एनर्जी जो फ्लो हो रही है पर यूनिट टाइम वो हो जाएगी पावर। और पावर को एक और चीज से डिवाइड कर देंगे, दैट इज एरिया, तो वो हो जाएगा इंटेंसिटी। नई बात समझ में आई? जैसे देखो, मान लो ये एनर्जी यहां से यहां फ्लो हो रही है, ठीक है, एनर्जी फ्लो हो रही है। आप यहां पे क्या किए कि आप एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको बोलते हैं? ऐसा एरिया जो किसी के फ्लो के, किसी के लेंथ के परपेंडिकुलर हो। जैसे कि मान लो क्यूकम्बर है, खीरा है, तो खीरा को आपने ऐसे काट दिया तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका जो सर्कुलर एरिया आपको दिखेगा, एरिया परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो बच्चों ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो एक ऑब्जर्वर मान लो, एक ऑब्जर्वर यहां पे है, ठीक है। इस ऑब्जर्वर ने नोटिस किया कि इस एरिया से ई अमाउंट का एनर्जी क्रॉस कर रहा है। ई जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से ये ई अमाउंट की एनर्जी पास हो रही है इन टाइम टी। तो यहां से आप देखो, अगर कोई तुमसे पूछता है पावर क्या हुआ, तो हम लोग मैकेनिक्स में इस चीज को पढ़ चुके हैं। पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो पावर को वर्क अपॉन टाइम के अलावे एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। तो यहां से जो एनर्जी फ्लो हो रही है उस एनर्जी को अगर टाइम से आपने डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? पावर, है ना। और इसी पावर को अब देखो इस एरिया से क्रॉस हो रही है, जो एरिया क्या है? ए। तो अब एक काम करते हैं, अगर हम लोग इस पावर को इस एरिया से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आई, दैट इज इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो होगी बच्चों इसकी, वो हो जाएगी पावर अपॉन एरिया। तो पावर अपॉन एरिया, तो पावर की जगह ई बाई टी, तो ई अपॉन ए इंटू टी। देखो अब एनर्जी को एरिया से और टाइम से डिवाइड कर दोगे बच्चों, तो आपको क्या मिल जाएगी? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी समझ में आया क्या होता है? तो इंटेंसिटी हो गई एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हम लोग अभी ट्रैवलिंग वेव का एनर्जी निकालेंगे, फिर हम ये पता करेंगे कि उसकी पावर कितनी है, फिर ये पता करेंगे कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो जैसा कि अभी हम लोग स्ट्रिंग वेव पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रिंग वेव के लिए कैलकुलेशन करेंगे, फिर साउंड का साउंड में कैलकुलेशन करेंगे, और लाइट का हम लोग लाइट में कैलकुलेशन करते हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो बच्चों यहां हम लोग पहले स्ट्रिंग वेव की बात करेंगे, तो इसको राइट डाउन करो। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी पावर इंटेंसिटी फॉर स्ट्रिंग वेव। तो आप हेडिंग दो, स्ट्रिंग वेव को लेके अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्ट्रिंग वेव में आप याद करो कि स्ट्रिंग वेव में क्या होता है कि हम लोग एक पॉइंट पे अपने सोर्स से डिस्टरबेंस क्रिएट करते थे, और वो डिस्टरबेंस जो है वो आगे की ओर ट्रेवल करता था, जैसे कि देखो हमने डायग्राम बनाया। स्ट्रिंग वेव में, यानी जो वेव स्ट्रिंग पे चलता है, उसमें हर एक पार्टिकल, जितना भी पार्टिकल है, ये देखो ये ग्रीन कलर से जो डॉट्स मैंने बनाए हैं, ये स्ट्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन थी, और ये सारे पार्टिकल जो हैं वो क्या कर रहे हैं? एसएचएम कर रहे हैं। दे ऑल आर परफॉर्मिंग एसएचएम। सभी का एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन वो अपने एसएचएम के अलग अलग फेज में होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, है ना। जैसे मान लो ये अपने एक्सट्रीम पे पहुंचा हुआ है ना, ये अपने एक्सट्रीम पे है, जैसे ये अपने मीन पे है, ये एक्सट्रीम और मीन के बीच में है, यानी a/2 पे है, प्लस a/2 पे है। ठीक इसी तरीके से ये माइनस a/2 पे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा यहीं पे रहेगा, कुछ देर के बाद ये भी एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, हो सकता है कुछ देर के बाद ये भी मीन पे पहुंचेगा, और मान लो वेव इधर को मूव कर रहा है। तो आप कभी भी लेक्चर्स आगे देखने से पहले पिछले लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करते रहो। तो इस तरीके से बच्चों वेव ट्रेवल कर रही है, तो सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, और एसएचएम में तुम जानते हो अगर ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो यहां दो प्रकार की एनर्जी पार्टिकल के पास हो सकती है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि एसएचएम में हमने सीखा था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सारे पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, जो एक दूसरे को आगे वो पास ऑन करते चले जा रहे हैं। एसएचएम और यहां पे यही फर्क है कि एसएचएम में जो भी एनर्जी होती थी पार्टिकल के पास ही होती थी, वो किसी और पार्टिकल को पास ऑन नहीं होती थी, मतलब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होती थी। यहां ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, दे ऑल आर परफॉर्मिंग एसएचएम, और सारे पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को बगल वाले पार्टिकल में ट्रांसमिट कर रहे हैं, तब जाके हम लोग वेव में बोलते हैं कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, तो वही हमने यहां लिखा है, इन केस ऑफ स्ट्रिंग वेव एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन टू फॉर्म्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी विल फ्लो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव। कोई पूछेगा कि एनर्जी किधर फ्लो करेगी, तो बच्चों जो वेव की डायरेक्शन होगी, तो वेव मतलब क्या है? अल्टीमेटली वेव इज फ्लो ऑफ एनर्जी। तो जिधर वेव मूव कर रहा होगा अल्टीमेटली एनर्जी उधर ही जा रही होगी। अगर आपसे कोई पूछ भी दे, देखो कितना अजीब क्वेश्चन है, कोई ये पूछ दे कि एनर्जी के फ्लो करने का स्पीड क्या है, तो बच्चों जो वेव की स्पीड है वही एनर्जी के फ्लो करने की स्पीड होगी। कहने का मतलब यही हो गया कि वेव अल्टीमेटली है फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब है कि एनर्जी उसी रफ्तार से फ्लो करेगी जिस रफ्तार से वेव मूव कर रही होती है। ठीक है, तो आप पहले ये डायग्राम बना लो, सब कुछ लिख लो, मैं फिर इसी डायग्राम के ऊपर और डिस्कस करता हूं। इन पॉइंट्स को भी आप बना लो, अभी देखो हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, पहले आप इसे लिख लो। अब बच्चों यहां पे जरा गौर करना, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पार्टिकल है पॉइंट पी, इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सुनो मेरी बात, आप याद करो एसएचएम। तो अभी इसको समझने से पहले आप जरा एसएचएम को दिमाग में लाओ। एसएचएम में क्या होता था कि अगर कोई पार्टिकल, जैसे देखो क्या होता था बच्चों, ये स्प्रिंग होती थी, ठीक है, उसके साथ ये ब्लॉक लगा हुआ होता था। जब ये मीन पोजीशन पे होता था तो इसकी वेलोसिटी होती थी मैक्सिमम, ठीक है ना, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? मैक्सिमम। और जब ये एक्सट्रीम पे पहुंच जाए वहां जाके ये रेस्ट में आ जाता था,
और रेस्ट में आने के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती थी वो हो जाती थी 0 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाती थी मैक्सिमम। याद है आपको? और यहां पे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? मैक्सिमम, सॉरी 0। तो आप याद करो स्प्रिंग ब्लॉक का एसएचएम, उसमें क्या हो रहा था कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। तो वहां पे हमने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन हो रहा है। हम लोग यहां पे कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल 0 होती है। एक्सट्रीम पे वही सारी काइनेटिक जो है कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल में, और यहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक 0। मतलब कि एसएचएम में काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। यही हो रहा होता है। अब जरा अपने को यहां पे सोच के देखते हैं, क्या यहां पे ये चीज एप्लीकेबल है या नहीं है। जैसे देखो, ये पार्टिकल P जो है ये अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना, अपने मीन से मैक्सिमम पे। तो अगर तुमसे कोई पूछे P की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, है ना। ऐसा आप इसलिए बोलोगे क्योंकि ये आपका कहां पे है? एक्सट्रीम पे है। जैसा कि यहां पे एक्सट्रीम पे देखो पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक 0। अब देखो इसकी काइनेटिक तो 0 है, P की काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन अब पोटेंशियल के बारे में मैं अभी बात करूंगा। अब यहां पे अगर कोई पूछे R के बारे में, तो R देखो अपने मीन पे है। तो R अगर अपने मीन पे है तो तुम्हारा ऐसा सोचना होगा कि R की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल क्या होगी? 0 होगी। अब बच्चों ये हमारा सोचना है। अगर एसएचएम को दिमाग में रखें तो इसका मतलब है हर एक पॉइंट के लिए आपने, जैसे ये Q पॉइंट है, अब ये ना एक्सट्रीम पे है ना मीन पे है, तो यहां इसके पास मिक्स एनर्जी होगी। मिक्स एनर्जी होगी मतलब कुछ काइनेटिक होगी और कुछ पोटेंशियल होगी, एनर्जी दोनों फॉर्म में होगी। ऐसा मानते हो? लेकिन देखो दोस्तों, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये जो पॉइंट P है, अब देखते जाओ, इसको पहले मैं मिटा देता हूं और फिर तुम्हें थोड़ा सा यहां अजीब लगेगा इस रिजल्ट को देख के, लेकिन वो सब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, वो अभी मैं तुरंत आपको समझा दूंगा। तो बस आप एसएचएम को बार बार देखो, वेव पढ़ने से पहले एसएचएम अच्छे से रिवाइज्ड होना चाहिए, तभी जाके वेव आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ गए ना? वेव पढ़ने से पहले आप एसएचएम को अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे। तो बच्चों पॉइंट P की बात करते हैं। तो पॉइंट P की बात करते हैं तो P पे आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा 0। अब देखो आप ताज्जुब करोगे, P के काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी 0। अभी आपको ताज्जुब हो रहा होगा, अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। अगर R की बात करें बच्चों, R की बात करें तो R की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। अब देखो मीन पे है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? पोटेंशियल भी मैक्सिमम, काइनेटिक भी मैक्सिमम, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें, Q पॉइंट की बात करें तो Q के पास पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ होगा, दैट इज नॉन जीरो, और काइनेटिक एनर्जी भी कुछ ना कुछ होगी, दैट इज नॉन जीरो। क्लियर है? अगर T की बात करें, T देखो यहां पे, तो T की बात करें तो T की पोटेंशियल भी होगी आपकी 0 और काइनेटिक भी क्या होगी? 0। अगर हम V की बात करें तो पोटेंशियल भी होगी मैक्सिमम और काइनेटिक भी होगी आपकी मैक्सिमम। कहोगे ऐसा कैसे हो गया सर कि किसी के पास दोनों मैक्सिमम है और किसी के पास दोनों 0 है और किसी के पास दोनों नॉन जीरो भी है? तो अब इस बात को समझते हैं कि कैसे किसी के पास दोनों 0 है और किसी के पास दोनों मैक्सिमम है। सुनो मेरी बात। पहली बात कि इसको एग्जैक्ट जो है आप स्प्रिंग ब्लॉक से रिलेट मत करो। पहली बात ये सुनो कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक, यहां ये मत समझना कि ये कोई हाइट, कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का चक्कर यहां भी नहीं है, यहां भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ही चक्कर है। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के केस में अगर स्प्रिंग आपका स्ट्रेच होता था तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती थी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी आती थी। तो जब जब स्प्रिंग आपका एक्सटेंड होगा या स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, इन दैट केस वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है? और काइनेटिक तो खैर वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है। तो बच्चों यहां पे देखो, यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी
जो इस रस्सी में ये जो धागा है ये कितना स्ट्रेच हो गया है ना, इसमें जो स्ट्रेचिंग हो रही है, क्योंकि कोई भी धागा जो होता है, कोई भी स्ट्रिंग होता है, उसमें वेव पास ऑन होता है और वेव के जाने के दौरान उसकी लेंथ में चेंजेज आएंगे, क्योंकि जो ये स्ट्रेट था वो अब ऐसा कर्व हो गया है, तो निश्चित तौर पे कहीं कहीं स्ट्रिंग में क्या हो गया होगा, स्ट्रेच हो गया होगा, और वो जो स्ट्रेचिंग हुई होगी, वो जो इलास्टिसिटी होगी, उसके वजह से वहां पे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर गई होगी। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि धागा में कहां कहां स्ट्रेचिंग आई है। तो सुनो मेरी बात, अब खुद तुम जब दिमाग लगाओ कि कहां पे स्ट्रेच ज्यादा होगा। तो बच्चों ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो देख रहे हो, ये जो ऊपर में टॉप मोस्ट पे ये जो पोर्शन देख रहे हो, यहां पे तो स्ट्रिंग जो है वो सिकुड़ा हुआ है, और अगर इस पोर्शन की बात करें तो आर के इधर वाला स्ट्रिंग ऊपर जाना चाह रहा है और ये नीचे जाना चाह रहा है, तो सबसे ज्यादा खिंचाव जो है वो आर के पास में ही होगा, यानी एक्सटेंशन ज्यादा से ज्यादा धागे में तनाव जो होगा वो आर के पास ही होगा, और यहां तो वो रिलैक्स्ड स्टेट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रिंग है वो ज्यादा स्ट्रेच कहां पे है, आर पे। तो देखो आर पे पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी है, यहां पे ध्यान देना, आर पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम। और काइनेटिक तो खैर मैक्सिमम होनी ही है, क्योंकि आर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, वो मीन पोजीशन पे है। तो पी के साथ देखो पोटेंशियल भी जीरो और काइनेटिक भी जीरो, मतलब ये रेस्ट में भी है और वहां पे रस्सी जो धागा है, स्ट्रिंग जो है वो रिलैक्स भी है। तो कहोगे सर कि ये तो सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिसोवे कर रहा है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर पोटेंशियल मिनिमम है तो काइनेटिक मैक्सिमम, या इसका रिवर्स। लेकिन यहां तो ये डिसोवे हो रहा है, कहीं पे टोटल एनर्जी जीरो है, कहीं पे टोटल मैक्सिमम। तो सुनो मेरी बात, यहां पे कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमें लगाना ही नहीं था। कहोगे क्यों नहीं लगाना था? बच्चों एक बात बताओ, अगर हर एक पॉइंट की एनर्जी कांस्टेंट होती, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हर एक पॉइंट की एनर्जी कांस्टेंट होती तो एनर्जी फिर एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाता। ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां पे आपको क्या करवाना है, एनर्जी को ट्रांसफर करवाना है। तो एनर्जी को ट्रांसफर करवाना है तो एनर्जी हर एक पार्टिकल का अगर कांस्टेंट होगा, बगल वाले को मिलेगा ही नहीं, फिर तो कभी आपका ये वेव हुआ ही नहीं। एसएचएम में क्या था, एक ही पार्टिकल था, यहां पे ढेर सारे पार्टिकल है, तो एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करना है। ऐसा नहीं है कि ये बेचारा पी हमेशा एक्सट्रीम पे ही रहेगा, पी कभी ना कभी मीन पे रहा होगा, तो पी के पास बहुत सारी एनर्जी होगी, वो किसको पास ऑन कर दिया, क्यू को, क्यू अपनी एनर्जी को किसको पास ऑन कर दिया, आर को। तो अब आर की एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन आर हमेशा इस एनर्जी को नहीं रखेगा, आर फिर पास कर देगा किसको, एस को, और आर खुद आ जाएगा क्यू के स्टेट में, फिर क्यू आ जाएगा पी के स्टेट में। तो इस तरीके से अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या यहां एनर्जी का कंजर्वेशन डिसोबे हो रहा है, तो तुमको ऑफकोर्स डिसोबे हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए, यानी एक पार्टिकल की एनर्जी आप कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूरे स्ट्रिंग की बात करेंगे तब यहां भी कांस्टेंट है। पूरे स्ट्रिंग की बात करें, जैसे देखो किसी का जीरो है तो किसी का मैक्सिमम भी तो है। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो एनर्जी आपका यहां पे ऐसा नहीं है कि एनर्जी बर्बाद हो रही है, बस ये हो रहा है कि एनर्जी एक जगह स्थिर नहीं है, एनर्जी एक पार्टिकल से निकल के दूसरे में जा रही है। तो इसलिए पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते हो, बल्कि आप पूरे स्ट्रिंग के लिए एक साथ लगा सकते हो। एक पार्टिकल का कांस्टेंट नहीं होगा, पूरे स्ट्रिंग का कांस्टेंट होगा। तो बच्चों ये जेईई एडवांस में पूछा भी हुआ था, ऐसे डायग्राम बना के पॉइंट्स देके कि किस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, किसकी पोटेंशियल मैक्सिमम है। तो याद रखना, स्ट्रिंग वेव के केस में जो आपका मेन पोजीशन पे है उसी की काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी और उसी की पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगी, और जो एक्सट्रीम पे है उसकी काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो, और जो बीच में कहीं है उसकी दोनों नॉन जीरो। तो ये एनर्जी का हिसाब किताब यहां पे है। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक बात ये हमेशा याद रखना कि कोई भी पार्टिकल हमेशा जीरो एनर्जी पे रहने के लिए नहीं बना है, क्योंकि यहां पे पार्टिकल हर पोजीशन पे जा रहा है ना, अलग अलग टाइम पे भले ही सही, जैसे मान लो अभी ये मीन पे है, ये एक्सट्रीम पे है, ये इन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव एक्सट्रीम पे तो होगा नहीं। अभी भले इसका एनर्जी 0 है, कभी इसकी भी मैक्सिमम होगी। तो इस तरीके से हर पार्टिकल को हर साइकिल से गुजरना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम पहले बना लो, ये सब लिख लो फिर।
अब बच्चों इस पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इन केस ऑफ ट्रैवलिंग वेव एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल इज नॉट कंजर्व बिकॉज ड्यूरिंग द वेव मोशन एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी लिख दिया वी कैन कंजर्व एनर्जी फॉर होल स्ट्रिंग, पूरे रस्सी के लिए आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशंस को। एक स्ट्रिंग है जिसमें वेव ट्रैवल कर रही है। ठीक है, वेव ट्रैवल कर रही है और इस वेव का जो इक्वेशन है, एक सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मान लो ये वेव इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, सिंपलिसिटी के लिए ये ट्रैवलिंग साइन वेव का इक्वेशन है। अब इसमें क्या है, इसमें है ये कि हमने क्या किया, किसी समय टाइम टी पे अपोजिशन एक्स पे एक छोटा सा पार्ट लिया रस्सी का, है ना, जिसका लेंथ है dl, जिसका लेंथ कितना है बच्चों dl। तो और इसका मास जो है वो मास है dm, लेंथ dl है और मास है dm। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो भाई वेलोसिटी तो देखो टाइम t और इसका पोजीशन क्या है x, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल याद होगा कैसे निकालते हैं, जानबूझ के मैंने vp लिख दिया है, वो आप पोजीशन को यानी dy को डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हम लोग सीधा यहाँ पे क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन के बाद याद करो क्या फॉर्मूला आता था, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यानी इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है जो यहाँ पे मौजूद है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी निकल के आई a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। मतलब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो t और x का वैल्यू पुट करके। ठीक, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, छोटी सी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज डी। तो उस टाइम पे उसकी छोटी सी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो डी के इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ इंटू डी एम इंटू वी पी स्क्वायर, उस पार्टिकल की वेलोसिटी। याद रखना ये वेव की वेलोसिटी नहीं है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला हमने उसके लिए लिख दिया कि इसकी वेलोसिटी निकाल लो। बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा लेंथ लिया है कि हम मान के चलेंगे कि एक दो पार्टिकल ही वहां पे आए। ठीक है ना। अब ये डी के इक्वल्स टू हमने लिख दिया हाफ इंटू डी एम इंटू वी पी स्क्वायर। अब आगे देखो बच्चों, अब यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं डी के इक्वल्स टू हाफ डी एम इंटू वी पी। अब वी पी की जगह क्या लिखोगे आप, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर भी सॉरी एंगल का स्क्वायर नहीं, ऐसे हो गया। तो देखो क्या आ गया, ये हाफ डी एम इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, पहले इतना लिखो फिर आगे हम लोग बात करते हैं, जल्दी से लिखो। लिख लिया आपने बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं। अब एक काम करो, ये जो छोटा सा आपने पोर्शन लिया है स्ट्रिंग का, उसका देखो मैं यहां डायग्राम बनाता हूं, छोटा सा पोर्शन लिया है। तो जो स्ट्रिंग है वो एक प्रकार का, जो स्ट्रिंग है वो एक प्रकार का सिलेंडर ही तो होता है। कोई भी रस्सी कोई भी वायर का अगर शेप देखोगे तो वो सिलेंड्रिकल ही होता है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, इसका छोटा सा वॉल्यूम डीवी हो गया स्मॉल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे होता है बच्चों, अभी इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूं। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है, मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है, छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ है आपका dl, लेंथ हमने dl लिया है, तो ये हो गया a इंटू dl। वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, a इंटू dl। ठीक है, चलो एक दो टर्म और सीखो। ये जो रो है ये वॉल्यूम डेंसिटी होता है, मास का वॉल्यूम डेंसिटी होता है, वॉल्यूम डेंसिटी। तो रो अगर डिफाइन करेंगे, मास का वॉल्यूम डेंसिटी डिफाइन करेंगे, तो वॉल्यूम डेंसिटी कैसे डिफाइन करोगे, तो dm डिवाइडेड बाई dv, छोटा सा मास अपॉन छोटा सा वॉल्यूम,
तो आ जाएगा आपका रो। और ये रो कौन सी डेंसिटी हो गई? लीनियर डेंसिटी नहीं, लीनियर डेंसिटी तो हो जाएगी मास अपॉन लेंथ। अगर मास अपॉन वॉल्यूम करोगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम डेंसिटी, दैट इज रो। अब आप चाहो तो इसको मास डेंसिटी में भी कन्वर्ट, लीनियर मास डेंसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो क्या करेंगे, आखिर इस dl लेंथ में ही तो dm मास है। ये जो रस्सी हमने लिया है छोटा सा, ये dl लेंथ में ही dm मास है। अगर हमको म्यू लिखना होगा तो देखो कैसे रो और म्यू के बीच में रिलेशन लिख देंगे। dm के जगह dm रहने दो, और नीचे में dv के जगह लिख दो a इंटू dl। अब जरा गौर करना बच्चों, अब जरा गौर करना। अब ये dm अपॉन dl, छोटा सा मास अपॉन छोटा सा लेंथ, तो रो बराबर आप लिख सकते हो, और इसी को हमने म्यू कहा था। म्यू जो है लीनियर मास डेंसिटी, तो ये हो जाएगा आपका म्यू बाई ए। जो ये रिलेशन आप याद रखना। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कभी स्ट्रिंग की वॉल्यूम डेंसिटी दी जाती है, कभी स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी दी जाती है, तो आप याद रखना रो इक्वल्स टू म्यू अपॉन ए। और ए क्या है आपका? ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो ए है ये इस सिलेंडर का एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ गए ना? ये क्या है आपका? क्रॉस सेक्शनल एरिया। आ रही है बात समझ में? चलो वापस आ जाओ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा, ये सब क्यों आपको बताया गया। अब क्या करो, डी के बराबर ये फॉर्मूला निकल के आया। अब दोनों तरफ डीवी से डिवाइड करो। डीवी मतलब इस स्ट्रिंग के छोटे से वॉल्यूम से, क्योंकि ये एनर्जी जो है इस छोटे से वॉल्यूम में है, तो बोथ साइड डिवाइड करो। तो डी के अपॉन डीवी इक्वल्स टू हाफ इंटू डी एम अपॉन डीवी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जरा गौर करना बच्चों, यहां से हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करेंगे। ये नया टर्म क्या होगा? सो देखो, डी के क्या है? छोटी सी काइनेटिक एनर्जी, और ये छोटी सी काइनेटिक एनर्जी उस छोटे से वॉल्यूम डीवी में रहता है। तो यहां से हमने एक फॉर्मूला, एक नया टर्म डिफाइन किया जिसका नाम रखा म्यू के। और ये म्यू के क्या है? तो म्यू के को बोलेंगे, म्यू के, ध्यान, सॉरी म्यू के नहीं, यू के, सॉरी, इसको हम लोग बोलेंगे यू के। यू के है काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। यूके जो है बच्चों ये हो गई काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू हाफ, और डीएम के जगह आप क्या लिख दोगे? डीएम के जगह डीएम बाई डीवी, तो डीएम बाई डीवी के जगह रो भी लिख सकते हो, ठीक है। अब फिर रो के जगह चाहो तो म्यू बाई ए लिख सकते हो, जो बाद में लिखेंगे हम लोग। तो डीएम बाई डीवी के जगह हम लोग लिख देंगे रो क्या है? मास डेंसिटी इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। पहले इतना लिखो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। इसको अच्छे से लिखना, ये बहुत काम का है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, है ना, कि आपके इस स्ट्रिंग में जिसमें वेव मूव कर रहा है उसके एक छोटे से पोर्शन में काइनेटिक एनर्जी की मात्रा कितनी है। मतलब ये डेंसिटी का मतलब समझ रहे हो ना, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ऐसे भी किसी भी चीज को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो उसका वो डेंसिटी ही बताएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी थी जिसको अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो आखिर काइनेटिक एनर्जी उस छोटे से मास डीएम का था जो डीवी वॉल्यूम में था। तो डीवी से डिवाइड करने की वजह से ये क्या हो गया? यूके, ओके। एंड ये आपका रो तो समझ ही रहे हो, ये मास डेंसिटी है। और रो और लीनियर मास डेंसिटी में क्या रिलेशन है वो मैंने आपको लिखवा दिया था। चलो आगे देखते हैं। अब क्या करना है? अब एक बात सोचो कि ये जो आपकी जो डेंसिटी आई, ये डेंसिटी यूके जो है, दिस यूके इज फंक्शन ऑफ टाइम टी, है ना, ये टी पे डिपेंड कर रहा है। और एक बात समझो कि जो अभी हमने इस तरीके से वेव बनाया था और उसमें से यहां पे ये पोर्शन को कट किया था, तो क्या ये पोर्शन हमेशा यहीं रहने वाला है या ये
कभी मीन पे भी आएगा, कभी एक्सट्रीम पे भी आएगा। तो एक पूरे साइकिल में अगर देखें, है ना, क्योंकि ये टाइम के ऊपर ये डेंसिटी डिपेंड कर रही है, तो एक पूरे साइकिल में देखें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार बदलती रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी बदलती रहेगी। तो वेलोसिटी बदलती रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी बदलती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी बदलती रहेगी तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी भी बदलती रहेगी। तो एक काम करते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी बदलती रहेगी तो हम लोग किसी खास टाइम पे देखने के बजाय क्यों ना इसका एक एवरेज निकाल लें। और एवरेज ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि देखो अभी जो ये लिखा हुआ है इक्वेशन, इसमें काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है। तो ऑटोमेटिकली जो है बच्चों, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये आपकी जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग एवरेज निकाल लें, ठीक है ना, और एवरेज ही इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर हम लोग यूके का एवरेज निकाल लें, यूके का एवरेज निकालें एक पूरे साइकिल में, जो एक पूरा साइकिल का मतलब समझे, एक कंप्लीट वेव जब उससे क्रॉस होगा। कंप्लीट वेव का मतलब वो मीन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से मीन पे आया, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया और फिर वापस मीन पे आया। तो ये जो मोशन हुआ ये कंप्लीट वेव हुआ। और जो एक वेव का आपका एवरेज आएगा वही ढेर सारे वेव के लिए एवरेज आएगा, क्योंकि हर एक वेव जो उस पॉइंट से गुजरेगा उसका जो मोशन होगा वो तो आइडेंटिकल ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइकिल का एवरेज निकालेंगे जो कि वैलिड होगा बहुत सारे वेव के लिए। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि देखो कोई भी जब वेव क्रॉस करता है तो वो पॉइंट जो है उस वेव के अकॉर्डिंग पूरा मोशन परफॉर्म करता है। और ऐसे एक वेव के बजाय अगर 10 वेव भी निकल जाएं तो हर वेव में वो उसी मोशन को रिपीट करेगा। तो एक वेव का जो एवरेज आएगा वही 10 वेव के एवरेज के इक्वल होगा, क्योंकि अगर 10 वेव जाएगा तो टाइम भी ज़्यादा लोगे। तो बच्चों अब यूके का एवरेज कैसे निकालें? तो इसकी जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो आप याद करो मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल में हमने क्या सिखाया था आपको, जरा ध्यान से याद करो। जब हमने आपको मैथमेटिकल टूल पढ़ाया था शुरुआत में, उसमें आपको हमने इंटीग्रेशन का एक यूज समझाया था। उसमें आपको कहा था कि अगर मान लो y x का फंक्शन है और y का अगर एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, y जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके उसी से डिवाइड कर दो। क्लियर? तो इसी तरीके से ये काइनेटिक एनर्जी की डेंसिटी टाइम का फंक्शन है, तो ऑटोमेटिकली इस काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू होगा इसके लिए आप यूके को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके टाइम के इंटीग्रेशन से डिवाइड कर दो। आ रही है बात समझ में? तो और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, 0 से t। t का मतलब हो गया एक टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड का मतलब पूरा कंप्लीट वेव के लिए, और जो एक कंप्लीट वेव के लिए होगा वही होगा। तो अब देखो, अब ये चाहूं तो मैं इसको मैथमेटिकली डिटेल में डिस्कस कर सकता हूं, बट यू डोंट नीड दैट। मैं चाहूं तो डायरेक्ट ही आपको इसका आंसर लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? तो देखो ऐसे भी आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि कॉस स्क्वायर का जो एवरेज होता है, कॉस स्क्वायर का अगर कॉस स्क्वायर जो फंक्शन है उसका एक पूरे टाइम पीरियड में एवरेज होता है 1/2। ठीक है, इसको सीधा याद भी रखोगे तो ये पूरा एवरेज जो निकल के आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और आपको वही याद रखना है। चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो घर पे आराम से अलग से, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई प्रूफ तो अपने से पूछ नहीं रहा है। तो एवरेज और जो करना चाहता है वो आराम से कर सकता है। ये कांस्टेंट है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। कांस्टेंट को बाहर करोगे, कॉस स्क्वायर टी है तो क्या करेंगे, 0 से 2 पाई के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो खैर वो करना है तो करो, नहीं तो डायरेक्ट जो मैं लिख रहा हूं इसको आप याद रखना। तो 1/4 रो ए स्क्वायर्ड ओमेगा स्क्वायर्ड ये आएगा आपका कैलकुलेट होके। आप करके देख लो। तो आप ये वैल्यू भी मत याद रखो, आप ये सब कुछ मत याद रखो। आप सिर्फ एक चीज याद रखो कि अगर किसी वेव को किसी स्ट्रिंग से पास करवाया जाए तो स्ट्रिंग के किसी पोर्शन की जो काइनेटिक एनर्जी की डेंसिटी का जो एवरेज आएगा, ध्यान से सुनो, काइनेटिक एनर्जी के डेंसिटी का जो एवरेज आएगा वो एवरेज निकल के आएगा 1/4 रो ए स्क्वायर्ड, जहां ए क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड, और ओमेगा स्क्वायर्ड, ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आ रही है बात समझ में?
इसको या तो आप चाहो तो वो लीनियर मास डेंसिटी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। तो हमने तो आपको बताया था कि रो के जगह हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले ही लिखा था आपको, याद करो रो के जगह हम लोग क्या लिखे थे। जैसे मास इक्वल्स टू क्या होता है, रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में एक काम करो, लेंथ इंटू एरिया अलग अलग कर लो, तो मास अपॉन लेंथ हो जाएगा म्यू। तो रो के जगह तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, म्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और म्यू क्या हो गया, लीनियर मास डेंसिटी। और यहाँ जो रो है ये वॉल्यूम डेंसिटी है। तो ये आप समझो कि यहाँ पे जो हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा है उसकी डेंसिटी का ये एवरेज है। और ये एवरेज कितना निकल के आ गया, 1/4। ये 4 कैसे आया बच्चों, तो कॉस स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करोगे 0 से t और 0 से t से डिवाइड करोगे तो वो 1/2 वहाँ से आएगा और एक 1/2 पहले है। और उसको आप होमवर्क के फॉर्म में इसको सॉल्व करके भी देखना, वही आएगा। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों अब एक चीज़ और देखो, अब जैसे कि अभी हमने काइनेटिक एनर्जी की डेंसिटी निकाल ली, लेकिन हमने ये देखा था कि यहाँ पे पार्टिकल जो SHM कर रहा है तो उसके पास जो 2 टाइप की एनर्जी होगी, एक काइनेटिक भी और एक पोटेंशियल भी। पोटेंशियल क्यों होगी, जो आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाती है ना। जैसे कि ठीक है टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल भी हमारा 0 था, लेकिन मीन पॉइंट के अबाउट वहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाती है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से काइनेटिक एनर्जी वैरी कर रही है, यहाँ पे हर पोर्शन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और जो कि वो भी टाइम के हिसाब से वैरी कर रही होगी। अब फ्रॉम सिमेट्री, जैसा कि हम लोग SHM में भी देख चुके हैं बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी का वैरी करने का जो पैटर्न है वही पैटर्न आपका पोटेंशियल एनर्जी का भी वैरी करने का पैटर्न है। तो अल्टीमेटली बस वहाँ और यहाँ में फ़र्क क्या है कि वहाँ पे वो एनर्जी ही आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होती थी, यानी एक समय काइनेटिक दूसरे समय पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों एनर्जी किसी एक ही पार्टिकल के पास हो सकती है और वही ट्रांसमिट होकर दूसरे के पास, लेकिन एनर्जी का नेचर क्या है, सेम है। दोनों के वेरिएशन का नेचर सेम है। तो हम लोग विदाउट कैलकुलेशन हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम सिमेट्री वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि जो पोर्शन अभी हमने कंसीडर किया था जिसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी अभी हमने निकाली, काइनेटिक एनर्जी की डेंसिटी, और डेंसिटी का भी क्या निकाला था हमने, एवरेज। जैसा कि तुम देख सकते हो ये डेंसिटी का हमने क्या निकाला, एवरेज। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज की भी वैल्यू लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के डेंसिटी का एवरेज, विच इज अगेन 1/4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हम लोग सिमेट्री यूज कर सकते हैं बिना इसके डिस्कशन को, बिना इसके कैलकुलेशन को किए। आ रही है बात समझ में। तो सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि हर एक पोर्शन जो होगा, जैसे देखो अभी हमारा जो वेव जो हम लोग जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो मान लो ये वेव इस तरीके से था और इस पोर्शन के पास जो ये पोर्शन आपने यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा कट किया है, तो इस पोर्शन के पास आपकी काइनेटिक एनर्जी की भी डेंसिटी होगी, यानी उसका भी एवरेज होगा, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का भी आपका एवरेज होगा। ठीक है। और ये दोनों एवरेज, दोनों की इंस्टेंटेनियस वैल्यू भले ही अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ओवर ए टाइम पीरियड दोनों का एवरेज क्या होगा, सेम। तो ऑटोमेटिकली चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों है तो एनर्जी का ही रूप। तो इस पॉइंट को काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है, तो नेट टोटल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, तो स्ट्रिंग के किसी भी छोटे पोर्शन पे जो नेट एनर्जी डेंसिटी होगी, यानी उसका एवरेज, याद रखना हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लंबे समय में एवरेज ही डिफाइन कर सकते हो। तो एवरेज वैल्यू जो होगी वो डेंसिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज के सम के बराबर होगी। आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब है कि किसी भी वेव की जो एनर्जी डेंसिटी हुई, किसी भी वेव से जो एनर्जी पास हो रही है उसकी जो डेंसिटी हुई वो हो गई 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। 1/2 क्यों आया, क्योंकि आधी काइनेटिक एनर्जी और आधी पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम निकल के आया। तो बच्चों आप देखो, अब मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं
कि आप सब कुछ अगर भूल भी जाओ तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ये है टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए स्ट्रिंग और वो भी उसकी कौन सी वैल्यू है बच्चों? एवरेज वैल्यू है ना, एक एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस नहीं है, एवरेज लिया गया है एक पूरे वेव के पास होने के दौरान। तो इसका मतलब है कि किसी भी स्ट्रिंग से अगर वेव पास हो रही होती है तो उस स्ट्रिंग के एनर्जी कोई पूछे तो कहो इंस्टेंटेनियस तो अलग अलग पॉइंट का अलग अलग होगा, लेकिन एवरेज अगर हम समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो एवरेज निकल के आएगा। एनर्जी डेंसिटी की जो एवरेज निकल के आएगी 1/ρ A² ओमेगा², जहां पे आप जानते हो रो क्या है? मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, ए एम्पलीट्यूड है और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो देखो इसको आप पहले फटाफट लिख लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। लिख लिया आपने? चलो अब देखते हैं। अब जैसे मान लो बच्चों कि एक स्ट्रिंग है, मान लो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग की लेंथ हो गई L। अब इस स्ट्रिंग में एक वेव भेजना है, ये सोर्स है, सोर्स से ही वेव जाएगा बच्चों, और सोर्स जो वेव भेज रहा है वो इस इक्वेशन से भेज रहा है, A sin ωt माइनस kx। ये वेव इससे पास कर रही है, ठीक। और ये स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया? ए, लेंथ L है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई इस स्ट्रिंग की एनर्जी टोटल कितनी हुई जब इसमें वेव पास कर रही थी, तो बच्चों किसी भी स्ट्रिंग से जब वेव क्रॉस कर रही होती है तो उसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू जो होती है वो अभी हमने निकाला 12ρ A² ओमेगा²। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। तो टोटल एनर्जी पूरे रस्सी में कितनी होगी? तो सीधी सी बात है, आप टोटल एनर्जी अगर आप इस स्ट्रिंग का निकालना, इस वेव का निकालना, टोटल एनर्जी, ये एनर्जी डेंसिटी है और टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी निकालनी है बच्चों। तो टोटल एनर्जी जो होगी यहां पे वो सिंपली क्या करोगे आप? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग। तो बच्चों यहां पे ये हो गया 12ρ A² ओमेगा² और वॉल्यूम कितना हो गया? तो स्ट्रिंग की लंबाई L है और एरिया क्रॉस सेक्शनल है A, तो A से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको कि एक स्ट्रिंग है उसमें वेव जा रहा है और वेव का ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो पूछेगा उस स्ट्रिंग की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो बताओ उसमें कितनी एनर्जी होगी। तो आपको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए और स्ट्रिंग के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो ये एनर्जी हो गई। अब देखो किसी भी स्ट्रिंग से पास होने वाली एनर्जी तो अपने को पता चल गया। अब हमें निकालना है पावर। तो पावर क्या होता है? तो पावर होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कोई भी अगर आपका क्रॉस सेक्शन से एनर्जी पास हो रही है तो टोटल एनर्जी जो पास हो रही है उसको टाइम से डिवाइड कर दो। मान लो कि आप यहां पे सोर्स हो, ठीक है, और यहां पे आप रिसीविंग एंड पे हो। रिसीविंग एंड मतलब यहां पे आप जो है एनर्जी रिसीव कर रहे हो, दिस इज रिसीविंग एंड। तो इसका मतलब है कि आपको अगर मान लो कि ये वेव यहां से इस स्ट्रिंग में होते हुए आपके पास पहुंच रही है तो आपको यहां कितनी एनर्जी मिलेगी? तो उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितनी एनर्जी इस स्ट्रिंग में होगी। स्ट्रिंग की सारी एनर्जी आखिर ट्रांसमिट होकर आपके पास पहुंच जाएगी। तो स्ट्रिंग की सारी एनर्जी आपके तक कब पहुंचेगी? तो अगर वेव v वेलोसिटी से चल रही है, ध्यान सुनना, वेव की वेलोसिटी अगर v है तो ऑटोमेटिकली बच्चों जो है एनर्जी भी v से ही फ्लो कर रही होगी, क्योंकि अभी हमने सीखा कि एनर्जी की वेलोसिटी कुछ और नहीं बल्कि वेव की ही वेलोसिटी होती है। तो आपको जो ये एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी v वेलोसिटी से आपके पास आएगी। तो टोटल वेव को आपके तक आने में कितना टाइम लगेगा? तो वेव का लास्ट पोर्शन यहां पे है,
इस पोर्शन को यहां तक पहुंचने में, ये L डिस्टेंस कवर करने में L अपॉन V टाइम लगेगा। तो जो भी यहां से यहां तक में जो ये एनर्जी आपने निकाला है, ये T टाइम में, यानी T इक्वल्स टू L बाई V टाइम में आपको मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, यहां पे अगर हमसे कोई पूछे पावर ऑफ वेव, पावर ऑफ वेव, तो ये हो जाएगा E अपॉन टी, और E के जगह क्या लिख दोगे, दैट इज 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू L इंटू ए और डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब ये T की वैल्यू क्या रखेंगे, तो T की वैल्यू रखेंगे बच्चों T इज इक्वल टू L अपॉन V। जो स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, V से। तो अब सीधा देखो, यहां पे 1/2 और ये हो गया रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू L इंटू ए अपॉन L अपॉन V, वेयर V इज द स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, V क्या है आपका, V जो है बच्चों, V जो है स्पीड ऑफ वेव, याद रखेंगे स्पीड ऑफ वेव, ये स्पीड ऑफ वेव है। तो यहां से देखो अब क्या हुआ, L से L कैंसिल हो गया, आप लास्ट का आंसर बस याद रखना, और V ऊपर चला गया। तो बच्चों ये आ गया 1/रो, ठीक, और क्या आया, ये A क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आगे डाल दो, इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों एक साथ कर दो, ओमेगा स्क्वायर, फिर A स्क्वायर, और ये वेव की वेलोसिटी भी ऊपर चली गई। तो ये फॉर्मूला निकल के आया आपको पावर का। तो देखो पावर ऑफ वेव जो है बच्चों, वो आया 1/2 इंटू रो इंटू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। वी क्या है, वेव की वेलोसिटी। अब तुम चाहो, ओमेगा समझ ही रहे हो, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। पहले इतना लिखो, फिर फॉर्मूला को और मैं कई तरीके से लिख के दिखाता हूं। अब बच्चों देखो, अब यहां पे ये आपका निकल के आ गया, ये क्या है आपका पावर, दिस इज पावर, ये आपका निकल के आया पावर। ठीक है, अब इसको और कितने फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, देखते हैं, सोच के देखते हैं। अब आप याद करो कि हमने आपको कहा था कि ये रो जो है, ये रो आपका, ये आपका है म्यू अपॉन ए, है ना, म्यू अपॉन ए को आप क्या बोल सकते हो, रो। म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, तो ए को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू रो इंटू ए। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो यहां पे म्यू भी लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू म्यू, समझे, या तो रो दिया हुआ रहेगा, रो क्या है, मास, वॉल्यूम मास डेंसिटी, और म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, लेंथ, मास अपॉन लेंथ। ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी, ये भी एक फॉर्मेट हो सकता है। दूसरा और भी देखते हैं, और भी कई फॉर्मेट हो सकता है। अब देखो ओमेगा, अब कभी कभी फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है ओमेगा बाई 2 पाई। तो अगर इसको इधर भेज दे बच्चों, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर की जगह यहां पुट कर दें, ये भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ओमेगा स्क्वायर की जगह अगर ये रख दोगे तो ये कैलकुलेट होके आएगा 2 पाई स्क्वायर म्यू एफ स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। आप ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, ये है पावर का इक्वेशन। सबकी परिचय देख लो, म्यू है आपका लीनियर मास डेंसिटी, दिस इज लीनियर मास डेंसिटी, ये लीनियर मास डेंसिटी है। ठीक है, उसके बाद F क्या है बच्चों, तो F है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और A क्या है बच्चों, A एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, क्लियर। और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, जो मैं पहले बार बार बोल रहा हूं। तो इस तरीके से पावर जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी के भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, वेव के वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लीनियर मास डेंसिटी भी है।
तो इस फॉर्मेट में भी याद रखो, और अगर म्यू नहीं तो आप इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हो। ठीक है, चलो अब एक टर्म और जो हम लोग देखे थे, एक जो नेक्स्ट टर्म है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बहुत काम का टर्म है बच्चों, इंटेंसिटी। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो ये इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बच्चों इंटेंसिटी जो होती है वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि जो इंटेंसिटी यहाँ पे आई लिखेंगे तो आई क्या होगा, तो एनर्जी अपॉन टाइम, तब ना एनर्जी पर यूनिट टाइम हो गया, इनटू पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, एनर्जी बाई टाइम, ये क्या हो गया, एरिया के लिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, छोटा ए यूज कर रहे हैं। बड़ा ए इसलिए यूज नहीं करना है क्योंकि उससे आप एम्पलीट्यूड में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए स्मॉल ए का यूज करो। तो देखो ई बाई टी, तो ई बाई टी ऑटोमेटिकली आपका हो गया, ई बाई टी जो हो गया ये हो गया पी। ई बाई टी क्या हो गया आपका, पी। ई बाई टी हो गया पावर, और पावर डिवाइडेड बाई ए, पावर डिवाइडेड बाई ए। क्लियर है? तो पावर डिवाइडेड बाई ए, यानी पावर को एरिया से डिवाइड करोगे तो इंटेंसिटी आ जाएगी। और पावर का इक्वेशन तो तुम देख ही रहे हो, अगर रो के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो देखो ये क्या निकल के आएगा, तो ये एरिया भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये सीधा आ जाएगा 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। इस फॉर्मेट में भी याद कर सकते हैं, मतलब कि एक एरिया जो यहाँ पे था वो खत्म हो गया। और चाहें तो फिर या तो आप ये याद रखो, ठीक है, और उसके बाद अगर इस फॉर्मेट में याद रखना चाहते हो तो इस पूरे में एरिया से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अगर इस म्यू के टर्म में याद रखना चाहते हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, यानी एक फॉर्मूला इंटेंसिटी की और आ जाएगी, वो हो जाएगी 2 पाई स्क्वायर म्यू एफ स्क्वायर ए स्क्वायर वी अपॉन ए। मतलब पावर को कुछ नहीं करना है, पावर को क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देना है। तो इस फॉर्मूला में तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर में भी है, डिवाइड करोगे तो वो कैंसिल हो गया, और इसमें अगर नहीं है इस फॉर्मूला में तो रहेगा नीचे में। तो पावर को इंटेंसिटी से डिवाइड, पावर को एरिया से डिवाइड करने पे इंटेंसिटी आपको मिल जाएगा। तो इन फॉर्मूला को लिख लो जल्दी से और सबको याद रखना। लिख लिया आपने? चलो अब इसमें देखते हैं कि बच्चों रियल में ये सारे फॉर्मूला तो बहुत ही काम के हैं, और ये जो फॉर्मूला हमने लिखवाया ये साउंड वेव के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने स्ट्रिंग वेव के लिए कैलकुलेट किया तो ये सिर्फ स्ट्रिंग वेव के लिए वैलिड है, ये लाइट वेव में भी चलेगा। तो कहने का मतलब है फॉर एनी वेव, कोई भी वेव के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। कॉमन क्या होगा, तो फॉर एनी वेव, किसी भी वेव के लिए एक बात पक्की है, फॉर एनी वेव, किसी भी वेव के लिए जो आपको कम से कम ये याद रखना है कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। ये आप ध्यान से सुनो, ये जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये आपका इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी ये चीज तो आप पक्की बात है याद रख के चलना, इंटेंसिटी ये आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका हम लोग बहुत यूज करेंगे। और एक ये भी याद रख सकते हो कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो ये दो आउटकम आप याद रखना, ठीक है ना। अब साउंड में देखना, साउंड का एम्पलीट्यूड को कुछ और बोलते हैं, लेकिन ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा ही होगा अगर किसी वेव की इंटेंसिटी की बात करेंगे तो। आई बात समझ में? इसका हम लोग यूज नेक्स्ट टॉपिक जो इंटरफेरेंस है उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे। तो यहां से आप इसको याद करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो